जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय दांगी एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है और मैं आशा करता हूं कि आप जान लगाकर पढ़ रहे होगे, क्योंकि वो कहा गया है कि सर अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो रह जाएगा। तो सर आपको किसी को भी, जितने भी लोग हैं, एक भी इंसान को कैजुअल नहीं होना है, क्योंकि आपको अगर टाइम मिला है तो उस टाइम का यूटिलाइजेशन करिए। नई चीज़ों को पढ़ सकते हो आप, और अब गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। हमारे पास टाइम है, हम सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं, आज हम जिस कैरेक्टर को आज पढ़ने वाले हैं, वो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंस्पायरिंग बोल सकते हो आप, एक बहुत ही ग्रेट कैरेक्टर है। कई सारे लोग इससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अलग टाइप से पढ़ा है। मैं ये नहीं सोचता है सामने वाला क्या है, मैं एक इंसान को उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर जज करता हूँ। अगर आप इस इंसान की क्वालिटीज़ देखोगे तो आप सोचोगे कि यार इतनी क्वालिटीज़ थी इस इंसान के अंदर, कैसे इस इंसान ने एक एम्पायर, एक दिल्ली सल्तनत को एक किस में तब्दील करा, एक एम्पायर में, एक बड़े से साम्राज्य में क्या करा, आपका तब्दील करा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आपके लिए भी क्या नहीं है, आपका एक अनजान व्यक्ति नहीं है। आपने मूवी वगैरह देखी है जहाँ पर आपने इस कैरेक्टर को देखा है, तो बहुत ही खूंखार टाइप का कैरेक्टर है आपका। पर आज मैं आपको बताऊंगा इस कैरेक्टर के बारे में, और आज मेरी मेरी गारंटी है सर, आप इसको आज के बाद नहीं भूलोगे। आप कोई आपसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछेगा तो आप उसे इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दोगे कि आप वो भी सोचेगा कि वाह यार कहाँ से पढ़ा आप लोगों ने। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो सर जो पहला पॉइंट था, जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा, मैंने आपको बताया था कि अपने चाचा, इसके जो चाचा थे और इसके ससुर भी, दोनों ही चाचा और ससुर, क्योंकि इसकी जो शादी हुई थी वो अपने चाचा की लड़की से ही हुई थी। चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी, जो कि फाउंडर भी थे किसके, आपकी खिलजी डायनेस्टी के, उनकी हत्या करता है। उनकी हत्या करता है 1296 पे। कहाँ पर करी थी? काड़ा में। काड़ा में क्या करता है, उनकी हत्या करता है। और हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और दिल्ली की गद्दी पर जब ये बैठा तो इसने सर एक ख्वाब देख लिया, इसने एक सपना देख लिया। और सपना जो था वो बहुत ही बड़ा था, उसको पूरा करना मतलब असंभव टाइप का सपना इसने देख लिया। और सपना क्या था? ये बोलता है कि हमको सिकंदर ए सनी बनना है। ये बोलता है कि अपन को अब क्या करना है, सिकंदर बनना है, सेकंड अलेक्जेंडर बनना है। सिकंदर इज सनी, सेकंड अलेक्जेंडर। अब अलेक्जेंडर का नाम समझ रहे हो सर आप? सेकंड अलेक्जेंडर मतलब कि हमको पूरी दुनिया को जीतना है, ये बोलता है। इसके दरबार में जो लोग थे उनसे बोलता है कि हमको अब पूरी दुनिया को जीतना है। लोग बाग बड़े आश्चर्य हो गए कि भैया कैसे जीतोगे दुनिया को। अब सर ध्यान रखना, किसी इंसान को अगर सिकंदर बनना है, किसी इंसान को अगर सिकंदर सनी बनना है, तो उसके लिए उसे ज़रूरत किस चीज़ की होगी? अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर कोई इंसान को सिकंदर बनना है तो उसके लिए ज़रूरत उसको किस चीज़ की होगी, तो सर ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी तो अलाउद्दीन खिलजी आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। कई सारे लोग इसको रटते हैं सर, कई सारे लोग रटते हैं, बट आई एज्योर यू कि आपको एक भी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर बताइए, अगर किसी इंसान को सिकंदर बनना है तो उसको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ तो क्या है, उसको खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा। पहली चीज़ क्या है कि उसको खुद ताकतवर बनना पड़ेगा, उसको खुद ताकतवर बनना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो वो है कि उसका जो साम्राज्य है उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अब सर पाकिस्तान बोल दे कि हमको यार विश्व, हमको क्या बनना है, वर्ल्ड पावर बनना है, तो सर बन पाएगा पाकिस्तान वर्ल्ड पावर? बिल्कुल नहीं बन पाएगा, भिखारी देश है क्योंकि वो, ठीक है। तो अगर किसी इंसान को सिकंदर बनना है तो पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है कि उसका खुद का स्ट्रांग होना, सुल्तान का स्ट्रांग होना। और जो दूसरी चीज़ है वो है सल्तनत, जो उसकी टेरिटरी है उसका बहुत स्ट्रांग होना, कि उसके पास एक बड़ी सी आर्मी हो जिससे वो दूसरों पर क्या करे, आक्रमण करे, तो सामने वाला अपने आप ही क्या मान जाए, आपका हार मान जाए। तो इसका स्ट्रांग होना क्या है आपका, बहुत ज़रूरी है। तो दो चीज़ों का स्ट्रांग होना ज़रूरी है, बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, तो आप पूरा का पूरा अलाउद्दीन खिलजी क्या कर लोगे, समझ जाओगे। तो इसने बोला कि भैया क्या करना पड़ेगा सिकंदर सनी बनने के लिए। तो इसके जो दरबार में था अमीर खुसरो, बहुत ही बड़ा स्कॉलर था, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए अमीर खुसरो किसके दरबार से दिल्ली सल्तनत में चला आ रहा है? तो सबसे पहले वो किसके दरबार में देखा गया, किसके दरबार में था? वो आपका अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में।
तो अमीर खुसरो ने इससे बोला कि भैया पहली बात तो यह है कि आपको खुद को स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसने बोला कि सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। और सर पहली चीज़ है कि अगर आपको अपने आप को शक्तिशाली बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कल मैंने आपको बताया था कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, उनकी शक्ति को आप कम कर दो। जैसे होता था ना यार, पहले के टाइम में होता था कि यार हमसे कोई अपने नंबर पूछता था तो हम बताते थे 60 नंबर है। उसके साथ ही या हमारे अगर कम नंबर आए हैं ना, तो हम घर पे 4-5 लोगों के और नंबर बताते थे जिनके हमसे कम आए हैं। ऐसा क्यों करते थे हम? जिससे ये ना लगे कि भाई मेरे नंबर कम है। तो सर अगर आपको खुद को पावरफुल बनाना है तो सामने वाले लोगों को क्या कर दो? कमज़ोर कर दो। जिसको हम रिलेटिव बोलते हैं कि रिलेटिव चीज़ें क्या हो जाती हैं? आसान हो जाती हैं। कि सामने वाले को कमज़ोर कर दिया तो आप अपने आप ही क्या हो जाओगे? पावरफुल हो जाओगे। और सर अभी तक मैंने ऐसा बताया कि दिल्ली सल्तनत में क्या चलता था, जो अमीर लोग थे वो बहुत पावरफुल थे, जो नॉवेल्स हुआ करते थे वो बहुत पावरफुल हुआ करते थे। तो कई सारे राजा जो हुआ करते थे वो किसके अंडर रहते थे? आपके नॉवेल्स के। जो अमीर लोग हुआ करते थे उनके अंडर काम करते थे। कौन? आपके राजा। बलबन ने इन सबको निपटा दिया था, पर बलबन के बाद फिर वही कहानी चालू हो गई थी। नॉवेल्स के अंडर कौन काम करता था? राजा। तो राजा अगर कमजोर होगा तो सिंहासन या राज्य कौन चलाएगा? आपका अमीर लोग। नॉवेल्स के हाथ की कठपुतली क्या हो जाएगा? आपका राजा बन जाएगा। तो अगर राजा का स्ट्रांग होना है तो ये जो नॉवेल्स है ना, जो अमीर लोग हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? आपको कमजोर करना पड़ेगा। तो सर अलाउद्दीन खिलजी जो पहला काम करेगा वो क्या करेगा सर? कि जो नॉवेल्स थे उनकी शक्ति को पूरी तरीके से कम कर देगा। उनकी जो शक्ति थी, उनकी जो पावर थी, उसको पूरी तरीके से कम कर देगा। सर इसके लिए इसने 4 ऑर्डिनेंसेस निकाले। ऑर्डिनेंस का मतलब आपको पता ही होगा, कानून निकाले, 4 कानून। इसमें ये बोला गया इन कानूनों में कि नॉवेल्स की जितना भी इनके पास पैसा है वो पूरा का पूरा जब्त करा जाए। क्योंकि सर पहली चीज़ है कि कोई भी इंसान बिना पैसे के विद्रोह नहीं कर सकता। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपके पेट में रोटी ना हो, आपके पेट जेब में एक भी पैसा ना हो, और मैं आपसे बोलूँ कि जाओ बाहर जाके मोदी के खिलाफ क्या लगा दो? नारे लगा दो। सर ये गारंटी हूँ कि आप लगा ही नहीं सकते। हर आंदोलन के लिए ज़रूरी है कि पैसा होना। बिना पैसे के आप किसी के खिलाफ खड़े ही नहीं हो सकते। तो अब नॉवेल्स खिलाफ क्यों खड़े हो जाते थे? राजा वगैरह के खिलाफ इसलिए खड़े हो जाते थे क्योंकि इनके पास बहुत सारा पैसा था। तो जो पहले ऑर्डिनेंस में ये बोलता है इनके पूरा पैसा क्या करा जाए? इनका जब्त करा जाए। दूसरी चीज़ थी कि दारू, अल्कोहल, सिगरेट, मद्यपान, जितनी भी पार्टी वाली चीज़ें हैं ना सर, जितनी भी पार्टी और मस्ती वाली चीज़ें हैं, उन सबको बैन करा जाए। पूरी तरीके से बैन कर दिया इसने कि नहीं, मेरे राज्य में दारू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू वगैरह कुछ नहीं चलेगा। मतलब जितनी पार्टी वाली चीज़ें ना, सबको बैन। क्योंकि सर 4 लोग, लड़कों की पार्टी बिना दारू के पॉसिबल नहीं होती। अगर लड़के बैठेंगे तो सर दारू के साथ बैठेंगे। ठीक है, तो इसने किसको बैन कर दिया? दारू को ही बैन कर दिया। अब बैठो तुम पार्टी करो। और पार्टी जब ये नॉवेल्स करते थे तो पार्टी में क्या करते थे सर? कॉन्स्पिरेंसी करते थे। किसके खिलाफ करते थे? राजा के खिलाफ। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हैं कि राजा को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब सर इसने किस पे रोक लगा दी? पार्टी पे ही रोक लगा दी। पार्टियां ही नहीं हो रही। तीसरी चीज जो थी कि वो ये थी कि ये नॉवेल्स और शक्तिशाली कैसे हो जाते थे? एक दूसरे के बीच में शादियां करके। अब इसने बोला कि कोई भी शादी मुझसे बिना पूछे नहीं होगी। अगर किसी ने शादी करी मुझसे बिना पूछे तो दोनों को गोली मार दूंगा। गोली नहीं, मतलब मार दूंगा, गला काट दूंगा। तो सर ऐसे करके इसने 4 ऐसे कानून बनाए जिससे नॉवेल्स की पूरी शक्ति इसने क्या कर दी? खत्म कर दी। तो पहला काम करा, नॉवेल्स की शक्ति इसने खत्म करी, अमीरों की शक्ति खत्म करी। और जो दूसरा काम था कि यार आसपास वालों को कमजोर कर दो और अपने आप को क्या कर दो? स्ट्रॉन्ग कर दो। तो आप क्या हो जाओगे सर? बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भारत में चलती है जिसका नाम है आपका थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप, राजत्व का सिद्धांत। तो सर याद रखना, 2 व्यक्ति हुए हैं दिल्ली सल्तनत में, 2 व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने राजत्व का सिद्धांत अपनाया था, थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप अपनाई थी। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया कौन था? एक आपका बलबन और दूसरा कौन था? आपका अलाउद्दीन खिलजी। ये 2 व्यक्ति ऐसे थे सर, इन दोनों व्यक्तियों ने क्या करा था? आपका राजत्व का सिद्धांत अपनाया था। राजत्व का सिद्धांत का मतलब ये है कि हम किसके प्रतिनिधि हैं? हम नॉर्मल इंसान नहीं हैं। आप अगर हमको नॉर्मल इंसान समझ रहे हो तो हम नॉर्मल इंसान नहीं हैं। हम किसके प्रतिनिधि हैं? हम किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? इस गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और सर इसका जो डिवाइन किंगशिप था, अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व का सिद्धांत था, उसमें तो इसने किसका, जो खलीफा हुआ करता था, जो मुस्लिम लोगों का प्रधान हुआ करता था, उसका भी इंटरफेयर क्या कर दिया था? मना कर दिया था। उसने कही थी कि भैया तुम खलीफा से बोल दिया था कि यार मेरे मामलों में इंटरफेयर मत करना, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूँगा।
चाहे वो धर्म के खिलाफ हो, चाहे धर्म के क्या हो, आपका साथ हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ये चीज़? तो दो चीज़ों को आपको याद रखना है। सुल्तान ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करा? नॉवेल्स को निपटा दिया और खुद को स्ट्रॉन्ग करा, और क्या लागू करी? थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप, राजत्व का सिद्धांत क्या करा? अपनाया। अब दूसरी चीज़ आई कि सल्तनत को कैसे स्ट्रॉन्ग करा जाए। दूसरा पॉइंट आएगा कि यार सल्तनत, टेरिटरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करा जाए। तो सर एक टेरिटरी स्ट्रॉन्ग तब कहलाती है, मजबूत तब कहलाती है, जब उसके पास एक बड़ी सी सेना हो। बड़ी सी क्या हो? आपकी सेना हो, तब एक टेरिटरी क्या कहलाएगी? आपकी स्ट्रॉन्ग कहलाएगी। यार अगर आपके पास सेना नहीं होगी तो आप स्ट्रॉन्ग कहलाओगे? नहीं कहलाओगे। आप कब स्ट्रॉन्ग कहलाओगे? जब आपके पास क्या हो? आपकी एक बड़ी सी सेना हो। तो सर पहला ऐसा सुल्तान जिसने स्टैंडिंग आर्मी की क्या करी? गठन करा। पहला ऐसा सुल्तान जिसने स्थायी सेना, एक बड़ी ही सेना को क्या करा? आपका गठित करा। ध्यान रखना सर, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि बताइए दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला कौन सा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना का गठन करा था। अब लोग रट लेते हैं सर, अब लोग क्या करते हैं? रट लेते हैं कि यार अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना का गठन करा, स्टैंडिंग आर्मी का गठन करा। उन्हें पता नहीं है क्यों कर रहा है भैया स्टैंडिंग आर्मी का गठन वो। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है? सिकंदर सनी है। ऑब्जेक्टिव क्या बनना है? सिकंदर बनना है। और उसके लिए क्या है? सल्तनत का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। और सल्तनत स्ट्रॉन्ग जब होगी जब आपके पास 5 लाख की सेना, बहुत एक लंबी विशाल क्या हो? आपकी सेना हो। तो स्टैंडिंग आर्मी का क्या करता है? गठन करता है। अभी इससे पहले राजा के पास खुद की बड़ी सेना नहीं थी, वो डिपेंड किस पे करता था? मैंने बताया था जो इक्तादार हुआ करते थे इल्तुतमिश के टाइम, उनके पास कुछ सेना हुआ करती थी, उनसे सेना ले के काम चलाता था। राजा के पास खुद की एक बड़ी सेना नहीं थी। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? खुद की एक बड़ी सी सेना का क्या करेगा? आपका गठन करेगा। अब बड़ी सी सेना को रखना बहुत बड़ी बात है। सैनिक अगर आ गए हैं तो उनको अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा, तब जाके वो टिकेंगे आपके पास। कि अगर आप उन्हें बेनिफिट नहीं दोगे, तभी आप देखते हो यार मिलिट्री में बेनिफिट बहुत मिलते हैं। आप आर्मी में चले जाओ, आर्मी में आपको कैंटीन की सुविधा मिलेगी, सैलरी अलाउंसेस बहुत मिलेंगे, क्योंकि आर्मी की जॉब बहुत हेक्टिक है। कोई आपके लिए जान ऐसी थोड़ी दे देगा। तो कोई इंसान अगर आपके लिए जान दे रहा है तो गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करवा रही है। तो अगर आपको स्टैंडिंग आर्मी आपने बनाई है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो सर जो पहली चीज़ें करेगा वो क्या करेगा? नगद वेतन, सैलरी कैश में देना स्टार्ट करेगा। अभी तक क्या होता था सर कि भैया तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, लो पकड़ो जमीन का टुकड़ा। भारत में जमीन तो मनचाही थी, आज के टाइम नहीं है, पहले तो खूब जमीन थी भारत में। तो कोई ने काम करा, सैलरी के बदले उसको क्या पकड़ा दिया? लैंड का टुकड़ा पकड़ा दिया। अब लैंड बहुत ज़्यादा थी तो कोई कीमत नहीं थी जमीन की। यार बताइए, जब कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसकी कीमत होगी क्या? नहीं होगी। तो लैंड पकड़ा दी जाती थी। पर इसने बोला कि नहीं, मैं आपको क्या नहीं दूंगा? जमीन नहीं दूंगा, मैं आपको नगद वेतन दूंगा। क्या दूंगा? नगद वेतन। आप मेरे यहाँ काम करिए और मैं क्या दूंगा? आपका नगद वेतन। तो सर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा सुल्तान था जो नगद वेतन जिसने देना स्टार्ट करा? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कितना दिया? 234 टंका। अब भैया पहला है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कितना पैसा दिया सर? 234 टंका क्या करता है? देता है। तो दूसरी चीज इसने स्टार्ट करी आर्मी में, वो थी दाग और हुलिया। वो क्या थी? आपकी दाग और हुलिया। दाग और हुलिया का क्या कहा? आपका ट्रेडिशन स्टार्ट करता है आर्मी में। दाग और हुलिया का ट्रेडिशन इसलिए स्टार्ट करा सर क्योंकि अब क्या होता था सर, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। आर्मी की जान है दो चीज़ें। एक, दिल्ली सल्तनत में आर्मी की जान दो चीज़ें हुआ करती थी। एक तो उनका सोल्जर, एक तो उनका सैनिक, और दूसरा कौन? उनका हॉर्स, घोड़ा। अब यार आपने बहुत बड़ी आर्मी तो बना ली, पर मान लो सोल्जर की जगह किसी ने ऐसे टुटपुंजिया इंसान को भेज दिया, ऐसी उल्टे सीधे इंसान को भेज दिया जिसमें कोई शक्ति नहीं है, जो कमजोर टाइप का है। जैसे हो गया ना यार, मैंने पेमेंट किसका ले लिया? अच्छे खासे हट्टे कट्टे इंसान का ले लिया, और मैंने भेज किसको दिया? आर्मी में मैंने भेज किसको दिया? ऐसी कमजोर इंसान को भेज दिया। अब हॉर्सेस के साथ क्या हुआ करता था कि हॉर्स के सिंह बहुत दलाली हुआ करती थी कि हॉर्सेस की जगह, घोड़ों की जगह क्या करते थे? अच्छे घोड़ों की जगह कौन शामिल करवा दिया? आपका खच्चर शामिल करवा दिए। तो ऐसे दलाली हुआ करती थी बहुत ज़्यादा। अब यार मेरे पास सेना तो है 5-10 लाख 10 लाख की, पर एक भी सोल्जर लड़ने वाला नहीं है, और घोड़ों की जगह क्या है? खच्चर है। तो बताओ ऐसी सेना कोई काम की है?
तो ऐसे करप्शन बहुत था पहले के टाइम। तो इसने बोला कि भैया इस करप्शन को हटाना पड़ेगा, नहीं तो इस स्टैंडिंग आर्मी का कोई मतलब नहीं है। तो सर क्या करवाता है, दाग और हुलिया का ट्रेडिशन स्टार्ट करवाता है। इसने क्या करा, सभी घोड़ों को क्या करा, दगवा दिया। सभी घोड़ों पे क्या करवा दिया, दगवाना जानते हो ना, टैटू बना दिया सभी घोड़ों पे, जिससे पहचान हो सके कि यार ये असली घोड़ा है, जिससे क्या हो सके, आपका पहचान हो सके। और सभी सोल्जर्स का हुलिया कर दिया। हुलिया मतलब एक फिक्स क्या कर दिया आपका, एक फिक्स कोड, क्या बोलते हैं इसको, आप ऐसा समझ सकते हो कि आप फिक्स, उन्होंने ड्रेस कोड बना दिया कि यार इस ड्रेस कोड में ही क्या है, ये हमारा सोल्जर है। तो सैनिकों के लिए हुलिया और घोड़ों के लिए क्या, आपका दाग, ये दो प्रथाएं चालू करी, जिससे क्या हो सके, आइडेंटिफिकेशन हो सके कि हाँ यार ये चीज़ क्या है आपकी रेगुलर, ये चीज़ क्या है आपकी ओरिजिनल है। क्लियर है? तो ये याद रखोगे आप, कभी भूलोगे नहीं, भूलोगे। जो तीसरी चीज़ करी सर स्टैंडिंग आर्मी में, उसने ये थी कि रेगुलर जांच। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि भारतीय लोग हैं वो करप्शन तो करेंगे सर, वो नहीं मानेंगे। तो इसने क्या करा, रेगुलर जांच करवाई कि रेगुलर जांच करो कि जो स्टैंडिंग आर्मी बनाई है रेगुलर वेतन मिल रहा है कि आपका, कोई चीज़ गड़बड़ तो नहीं है। तो तीन चीज़ें थी, तीन चीज़ों से इसकी क्या बन गई, स्टैंडिंग आर्मी बन गई। पर सर स्टैंडिंग आर्मी को रखने के लिए इतना सारा पैसा इनको देना है, इतनी बड़ी सेना को मैनेज करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, दाग हुलिया करने के लिए, सर इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो चाहिए ना यार आपको। अगर मैं आपसे कोई बोलूँ क्या, नहीं आप रख लो 2 लाख की सेना, बहुत बड़ी सेना कर दो, तो सेना कहाँ से रखोगे आप? आपके पास पैसा होगा तभी तो आप सेना रखोगे। तो पैसा चाहिए था। फिर अलाउद्दीन खिलजा गया, यार पैसा पैसा चाहिए हमको, बहुत पैसा चाहिए, हम स्टैंडिंग आर्मी रख रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? फिर इसके कोर्ट में कुछ विद्वान लोग थे, उन्होंने बोला कि चलो हम दिलवाते हैं आपको पैसा। और भारत की जो इकॉनमी है सर, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ से आता था? पहले कृषि से आता था। पर कृषि में खूब सारी क्या थी, आपका करप्शन होता था पहले के टाइम। करप्शन कैसा होता था सर, कि लोगों को पता ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था कि उनके पास कितनी ज़मीन है, और वो कितनी ज़मीन पे क्या करते थे, खेती करते थे। मतलब जो फार्मर हुआ करते थे उनको पता ही नहीं हुआ करता था वो कितनी ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, उनके पास कितनी ज़मीन है। तो सर जो जमींदार वगैरह हुआ करते थे, उस टाइम इनको इक्तादार वगैरह बुलाया जाता था, वो फार्मर से क्या लेते थे, लगान लेते थे। मान लो 100 रुपये लगान लिया, कि फार्मर को तो पता ही नहीं है उन पर कितना लगान लगना है, कि उन्हें ये नहीं पता उनके पास कितनी ज़मीन है। तो फार्मर से क्या करते थे, मन माना क्या करते थे, लगान लेते थे। मान लो 100 रुपये लगान लिया, और सर राजा को ये कितना रुपए देते थे, 20 रुपये, क्योंकि राजा को भी नहीं पता कि किसानों के पास कितनी ज़मीन है, राजा को भी ये नहीं पता। तो किसानों को क्या कर रहे हैं, आपका किसानों से 100 रुपये ले रहे हैं, और राजा को कितना रुपये दे रहे हैं, 20 रुपये दे रहे हैं, और 80 रुपये क्या करते थे, खुद खाते थे। तो कितना खतरनाक करप्शन हो रहा है। एक तरफ तो राज्य जो है, एक तरफ जो राजा है वो क्या हो रहा है, आपका कमजोर हो रहा है, क्योंकि उसको पैसा कम मिल रहा है, और दूसरी तरफ जो किसान है, जो आम जनता है, वो क्या हो रही है, आपकी दुखी हो रही है। और दुखी वो किससे होगी, इक्तादार से नहीं होगी, दुखी वो किससे होगी, आपकी राजा से होगी। और एक राजा का स्ट्रांग होना जरूरी है कि उसकी जनता है जो है वो उसके साथ हमेशा रहे। अगर जनता ने आपका साथ छोड़ दिया तो आप गए। तो अब इसमें दो टाइप से क्या था, आपका राजा जो था वो दिक्कत में आ रहा था। तो सर ये क्या करेगा, पहला ऐसा सुल्तान, ध्यान रखना सर, दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान जो भूमि सुधार क्या करेगा, आपका लागू करेगा। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि सुधार करे, लैंड रिफॉर्म करे, कौन सा ऐसा सुल्तान था? तो आपको याद रखना है सर, कौन सा ऐसा सुल्तान था, कौन सा ऐसा सुल्तान था? तो वो कौन था, आपका अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने क्या करे, आपके लैंड रिफॉर्म स्टार्ट करे। क्या स्टार्ट करे, लैंड रिफॉर्म। अब लैंड रिफॉर्म करवाए मतलब इसने क्या, कुछ नहीं करा, इसने क्या करा कि यार क्या करवाया, इसने भूमि का पैमाइश करवाया। भूमि का पैमाइश मतलब होता है कि एक किसान के पास कितनी भूमि है, एक क्या करवाया इसने, आपका स्टार्ट करवाया कि भूमि को क्या करवाया इसने, मैपिंग स्टार्ट करवाई भूमि की, कि एक किसान के पास कितनी भूमि है, उससे कितना पैसा लेना है, राज्य को कितना पैसा लेना है, इन सब की व्यवस्था इसने क्या करी, आपकी लागू करी। तो पहला काम इसने क्या करा, लैंड रिफॉर्म करा। तो पहला ऐसा सुल्तान था, ध्यान रखना, जिसने क्या करा, भूमि सुधार करे। क्या करे, आपके भूमि सुधार। अब दूसरा काम क्या करेगा, वो थे सर मार्केट रिफॉर्म। और सर इसके कारण ही ये पूरे विश्व में क्या है, आपका प्रसिद्ध है। इसके कारण ही ये क्या है, आपके पूरे विश्व में क्या है, आपका प्रसिद्ध है। किसके कारण, आपका मार्केट रिफॉर्म के कारण। अब मार्केट रिफॉर्म में क्या था सर, क्योंकि इसके पास इतना पैसा नहीं था, इसके पास इतना पैसा नहीं था कि काफ़ी टाइम तक ये बहुत ज़्यादा सैलरी दे सके, किनको, ये सैनिकों को। तो सर इसने क्या करा, जो ज़रूरत की चीज़ों का मार्केट है,
जैसे यार हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे हमारा बहुत पैसा खर्च होता है, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उन पे हमारा बहुत पैसा खर्च होता है। तो इसने क्या करा, उन सब ज़रूरत की चीज़ों के अलग अलग मार्केट बनाए। तो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनका मार्केट बनाया और उस मार्केट में सभी चीज़ों की प्राइसेस को फिक्स कर दिया। सभी चीज़ों की जो कीमतें थीं वो क्या कर दी, फिक्स कर दी कि इनकी कीमतों से ज़्यादा कोई भी क्या नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता। और या आपको थोड़ा सा जानकर थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं, आपको शौक होगा कि कीमतें 15 साल तक के लिए फिक्स की गई थी। चाहे कुछ भी आ जाए, सुल्तान ने बोला चाहे भूकंप आए चाहे बाढ़ आए, कोई भी चीज़ की प्राइस नहीं बढ़ेगी, जितनी प्राइस है उतनी ही प्राइस है। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात। आज के टाइम पर भी प्याज की कीमतें, टमाटर की कीमतें कल कुछ हैं आज कुछ हैं। आज के टाइम भी हम रात को कुछ प्राइस देखते हैं, सुबह कुछ प्राइस देखते हैं। ज़रूरत की चीज़ें और महंगी होती जा रही हैं इस लॉकडाउन में। पर सर एक सुल्तान ऐसा था जिसने बोला कि इस मार्केट में जो ज़रूरत का मार्केट है उन सब की प्राइस क्या होगी, आपकी सेम होगी और एक प्राइस को 15 साल तक कोई इसमें चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब लोग वह खुश नहीं होंगे सर। अब यार मेरा मान लो पैसा, बहुत सारा पैसा किस पे खर्च होना है, डेली चीज़ों पे खर्च होना है। अब मेरा बहुत कम पैसा किस पे खर्च हो रहा है, डेली की चीज़ों पे खर्च हो रहा है। तो अगर मुझे सैलरी कम भी मिलेगी ना सर, तो भी मुझे क्या नहीं होगा, महसूस नहीं होगा कि मेरी सैलरी क्या मिल रही है, कम मिल रही है, क्योंकि मेरा एक्सपेंस क्या हो गया है, आपका कम हो गया है। तो सर इसने यही एक काम करा, इसने क्या करा, अपने मार्केट रिफॉर्म्स के अंतर्गत 4 प्रकार के मार्केट बनाए। अपने बाजार सुधार के अंतर्गत ये क्या करता है, 4 प्रकार के क्या करता है, मार्केट बनाता है। जिसमें पहला मार्केट किसका था, खाने का था, अनाज का था। दूसरा मार्केट किसका था, आपका कपड़ा का था, रोटी कपड़ा। और तीसरा मार्केट किसका था, जानवरों का था, मेनली हॉर्सेस का। मैंने बताया हॉर्स का बहुत बड़ा रोल था दिल्ली सल्तनत में। और चौथा मार्केट था मिसलेनियस का, फेयर एंड लवली वगैरह। आपका कई सारे लोग हैं ना, उनको ज़रूरत की चीज़ें भैया ये भी, मतलब कई सारे लोग रह नहीं पाते इसके लिए, इसके बिना। वो तो टिकटॉक बंद हो गया, नहीं लोग लिपस्टिक का बहुत ज़्यादा चलन बढ़ चुका था। मतलब लिपस्टिक की सेल दुगनी हो गई थी सर। मैं तो समझ नहीं पाया था यार, एक दिन आर्टिकल आया था उसमें लिखा था लिपस्टिक की सेल दुगनी हो गई। क्योंकि इसलिए हो गई थी, लड़के भी लिपस्टिक लगाने लगे थे ना। तो वो कुछ मिसलेनियस का एक मार्केट अलग बनाया इसने। तो 4 मार्केट बनाता है कौन, आपका अलाउद्दीन खिलजी। 4 मार्केट बनाए और 4 मार्केट की प्राइजेस, हर एक वस्तु की प्राइजेस 4 साल तक के लिए क्या कर दी थी, वो 15 साल तक के लिए फिक्स कर दी थी। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद क्या था सर, एक अधिकारी नियुक्त करा गया, इंटेलिजेंस ऑफिसर, गुप्तचर विभाग का अधिकारी, जिसको बोलते थे बरीद। याद रखना भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि बरीद कौन हुआ करता था। तो बरीद क्या हुआ करता था सर, जो गुप्तचर विभाग था, जो इंटेलिजेंस क्या था आपका ऑफिस था, उसका क्या था, प्रमुख था। उसका क्या था, आपका प्रमुख था, इंटेलिजेंस ऑफिसर था। कौन, आपका ये बरीद। और इसके अंडर क्या कौन काम करता था आपका, इसके अंडर कौन, जासूस काम करते थे। इसके अंडर कौन काम करते थे, जासूस, जिनको हम क्या बोलते थे, मुन्नी हंस बोलते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ों पर टिक लगा लेना, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। बरीद के अंडर कौन काम करते थे, मुन्नी हंस काम करते थे। क्योंकि सर मैंने बताया भारतीय लोग करप्शन तो करेंगे। तो मान लो एक इंसान बोला कि भैया चावल जो हैं वो 20 रुपये किलो के बेचेंगे, चावल 20 रुपये किलो के बेचेंगे। एक ने बोला कि यार ठीक है। तो ये क्या करता था सर, स्पाइस जासूसों को भेजता था कि देखो कि यार कोई घपला तो नहीं कर रहा। और जासूसों में भी सर इसने बच्चों को जासूस बनाया था। तो एक बच्चे को भेज दिया दुकान पे। आप सामने वाले ने, बच्चा तो है ही, कितने में पकड़ा दिया, 30 रुपये किलो चावल दे दिए। कितने रुपए किलो चावल दे दिए, 30 रुपये किलो चावल दे दिए। या क्या करा, कोई 2 किलो चावल लेने के लिए आया तो मान लो 500 ग्राम चावल कम तोल दिए। तो ऐसे करके कालाबाजारी कर दी कोई दुकानदार ने। तो सर ये तो जासूस है। इसने किसको भेजा था, जासूस को। ये आके सुल्तान को बता देता था कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ें। तो सर इसके इतने स्ट्रिक्ट क्या थे आपके पनिशमेंट थे कि अगर मान लो आपने 500 ग्राम चीज़ों को कम तोला है तो सर ये 500 ग्राम आपका मांस निकलवा लेता था। आपके शरीर में जितना मांस है ना, उतना जितना आपने कम तोला है, जितनी कालार बाजारी आपने करी है, उतनी चीज़ें आपके शरीर से क्या करवा देता था, आपके निकलवा लेता था। इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट था कि मतलब आपने, मतलब अगर पनिशमेंट की मैं बात करूं तो सीधे कैपिटल पनिशमेंट था कि अगर आपने करप्शन करा और पता लग गया तो सीधे मौत की सजा है सर।
तो इतना खतरनाक अगर पनिशमेंट होगा तो कोई सोच भी नहीं सकता करप्शन करने की। और खतरनाक व्यवस्था थी इसकी, स्पाई सिस्टम बहुत खतरनाक था, मतलब जगह जगह स्पाइस घूमते थे, तो सामने वाले को वो भी था यार पता ना चल जाए, जगह जगह पीछे भी आपका क्या हो सकता है, जासूस हो सकता है। तो मुनियंस का रोल बड़ा ही खतरनाक था। मुनियंस क्या होते थे, जगह पे जगह जगह घूमते थे, तो कोई भी इंसान करप्शन करने की सोचता नहीं था। जैसे आज के टाइम है ना, आज के टाइम अगर अकाउंटेबिलिटी बहुत इंश्योर हो जाए, आज के टाइम इतने स्ट्रिक्ट क्या हो जाए, आपके फाइन हो जाए, जैसे मान लो सिग्नल तोड़ने का फाइन अगर 10,000 हो जाए और लिया जाए वो बाकायदा, तो कोई सिग्नल तोड़ेगा? सर एक गारंटी दे रहा हूँ, एक इंसान सिग्नल नहीं तोड़ेगा। तो एक बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे कि अगर आपको लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना है तो उसके पीछे का जो स्ट्रिक्ट, जिसके पीछे का जो पनिशमेंट है वो कैसा होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत अच्छे से लागू होना चाहिए। तो कोई भी इंसान इस चीज़ को क्या नहीं कर सकता, आपका तोड़ नहीं सकता। कोई भी इंसान ये नहीं सोच सकता लॉ को हम तोड़ें। पर आज के टाइम क्या होता है यार, 100 रुपये 50 रुपये दे के छूट जाएंगे, तो क्या करना, क्या करेंगे लगा के, क्या करेंगे इन सब चीज़ों को फॉलो करके। तो ये चीज़ें इंडिया में बहुत चलती हैं, भारत में ये चीज़ क्या होती हैं, बहुत चलती हैं। तो इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत मज़ेदार था इसका। इस इंटेलिजेंस सिस्टम में दो लोगों को आपको याद रखना, एक तो बरीद को और एक को किसको, मुनिहंस को। और तीसरी चीज़, इस पूरे मार्केट को संभालने के लिए 2 ऑफिसर इसने नियुक्त करे थे। एक था दीवाने रसालत, जो क्या था, आपका मिनिस्टर इन चार्ज था, मतलब क्या बोलते हैं, इस मार्केट का जो मिनिस्टर था वो कौन था, दीवाने रसालत। और इसके अंडर ऑफिसर्स जो हुआ करते थे मार्केट के, वो कौन हुआ करते थे, सहनाए मंडी। मंडी से आप याद रख लेना, मंडी से आप क्या करोगे कि मार्केट के ऑफिसर्स को क्या बोलते थे हम, सहनाए मंडी, और मिनिस्टर्स को क्या बोलते थे, दीवान ए रसालत। अब दीवान तो वैसे भी बड़ा वर्ड है, तो दीवान कौन था, आपका मिनिस्टर इन चार्ज था। मिनिस्टर इन चार्ज मतलब मार्केट का मिनिस्टर कौन था, दीवान ए रसालत था, और ऑफिसर्स कौन था, आपका सहनाए मंडी था। उसके बाद सर कुछ तो ये पूरा अलाउद्दीन खिलजी था। अब आप सोचोगे कि ये सब चीज़ें करने के बाद बहुत सारा पैसा आ गया इसके पास, और पैसे से इसने क्या करा, एक बड़ी सी सेना को गठन कर लिया, एक बड़ी सी सेना क्या करी, बना ली। अब बड़ी सी सेना बनाने के बाद क्या करता है सर, ये पूरे भारत को जीतेगा। बड़ी सी सेना बनाने के बाद ये क्या करेगा, आपका पूरे भारत को जीतेगा। और आप देखोगे कि इसने एक एक पॉइंट को, भारत को क्या करा, बड़ी ही आसानी तरीके से क्या करा, जीता। बहुत मज़ेदार तरीके से क्या करेगा, आपका जीतेगा। एक्सपनिस्ट पॉलिसी जो इसकी है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके दरबार में अमीर खुसरो रहता था, मैंने आपको बताया इसके दरबार में कौन रहता था, अमीर खुसरो। इसने कुछ इंपॉर्टेंट क्या करवाया, आपके आर्किटेक्चर भी बनवाया दिल्ली में। 3 आर्किटेक्चर आपको याद रखने हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जो बनवाए थे। एक था आपका सीरी फोर्ट, ये भी दिल्ली में है आपका, अलाई दरवाज़ा ये भी दिल्ली में है, और हौज गास। आप जाओगे थोड़ा सा साउथ दिल्ली की तरफ तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हौज गास तो बहुत बढ़िया है। कभी न्यू ईयर के टाइम अगर आप दिल्ली में हो तो कभी न्यू ईयर के टाइम जाना है इधर, बहुत मस्त नज़ारा होता है इधर का। तो हौज गास हो गया, अलाई दरवाज़ा हो गया, सीरी फोर्ट हो गया। ये 3 चीज़ें किसने बनवाई थी, आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। तो दोस्तों ये था अलाउद्दीन खिलजी, आपको होप आपको समझ में आया होगा। और इसकी जो एक्सपनिस्ट पॉलिसी है, इसने कैसे कैसे जीता भारत को, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ दोस्त सर, कि जैसा कि जुलाई का मंथ ख़त्म होने पर है और 1 अगस्त से अगस्त की क्लासेस चालू होंगी आपकी, तो आप जल्दी से जल्दी अगस्त के रजिस्ट्रेशन करवा लें। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने भी मेरी क्लासेस को लिया है, कि सर आप 2 मंथ तो मेरी क्लासेस को आपको ज्वाइन करना ही करना है, कंपलसरी है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि सर मेरी क्लासेस को कोई बीच में से ना छोड़े, मतलब वो एक बार पूरा सिलेबस को कंप्लीट करे। तो 2 मंथ के आप भले ही 2 मंथ के बाद आप भले ही छोड़ दो क्लासेस को, आई डोंट केयर अबाउट डैट, बट मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसके बीच में मत छोड़ना। तो ये कंपलसरी है सभी लोगों के लिए कि वो अगस्त मंथ का रजिस्ट्रेशन करवा लें मेरे नंबर पे मैसेज करके। 1 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिससे आप क्लासेस के साथ क्या कर सकें, आपके चल सकें। थैंक यू सो मच।